नमस्कार दोस्तों, जापान के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहा है अमेरिका के खिलाफ, यूएस की आर्मी के खिलाफ। और 1995 के बाद पहली बार हम देख रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर, इतनी चरम सीमा पर प्रोटेस्ट देखने को मिला है। और यह प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? यूएस एयरफोर्स सोल्जर चार्ज विद किडनैपिंग एंड रेप्ड माइनर इन जापान। जापान के अंदर अमेरिका के एक सोल्जर ने, अमेरिका का जो एयरफोर्स का एक सोल्जर है, उसने एक बच्ची का किडनैप किया, 16 साल की बच्ची का किडनैप किया और उसका रेप कर दिया है। और ऐसी घटनाएं जापान में आम है, ऐसी घटनाएं जापान में आम है। हर दूसरे तीसरे दिन आपको कोई ना कोई खबर मिलने को मिल जाएगी कि यूएस की सेना के किसी जवान ने जापान की किसी बच्ची का रेप वगैरह कर दिया है। और ये जो प्रोटेस्ट है 1995 के बाद पहली बार इतना बड़ा रूप इसने ले लिया है। और प्रोटेस्ट में आपको कुछ चीजें नजर आ रही होगी। आई एम ए यूएस मिलिट्री रेप सर्वाइवर, मेरा रेप किया था यूएस मिलिट्री ने, मैं इस चीज से गुजर चुकी हूं, है ना। स्टेटस ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट को चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए। अब ये SOFA क्या होता है? इसके अलावा आर्टिकल 16 को लागू किया जाए, जापान का जो आर्टिकल 16 है उसकी रेस्पेक्ट किया जाए, उसको लागू किया जाए। ओबे द लॉज ऑफ जापान, जापान के कानूनों का पालन किया जाए। इसके अलावा नो थैंक यू फॉर यूएस बेसेज, जापान के अंदर जो यूएसए के बेस हैं उनके लिए आपको थैंक यू, अब हमें ये बेस नहीं चाहिए, अब हमें आर्मी के बेस जो जापान के अंदर है अमेरिका के, वो अब हमें नहीं चाहिए। नो रेप नो बेस, ना ही जापान के अंदर यूएस के बेस होंगे और ना ही जापान के अंदर रेप देखने को मिलेगा। 1995 के बाद पहली बार इतना बड़ा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला है। क्या है इसके मायने? क्यों हर दूसरे तीसरे चौथे दिन हमें यह सुनने को मिल जाता है कि जापान के अंदर यूएस की आर्मी ने रेप किया है? बहुत ज्यादा चार्जेज है मर्डर के, स्मगलिंग के, बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर यूएस की आर्मी जापान के लिए धीरे धीरे खतरा बनती जा रही है। जापान की क्या मजबूरियां हैं? एक समय हुआ करता था जब जापान पूरी दुनिया पे राज करता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे कोरिया के ऊपर, चाइना के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल था, कब्जा था, इतना बड़ा साम्राज्य था। आज ऐसी क्या नौबत आन पड़ी है कि जापान इतना मजबूर है यूएसए की आर्मी अपने देश में रखने के लिए? इस चीज को हम थोड़ा समझना चाहेंगे। मैं आपको पहले खबर के बारे में बताता हूं कि यूएस की एयरफोर्स का 25 साल का एक जवान था, उसने एक 16 साल की बच्ची का पकड़ा, उसको किडनैप किया और उसका रेप कर दिया है। कहां पर? ओकिनावा। ओकिनावा एक आइसलैंड है, एक आइसलैंड द्वीप है, वहां पर जापान में यूएस की आर्मी डिप्लॉय रहती है। जापान के अंदर लगभग 54,000 से ज्यादा अमेरिका के सैनिक हैं। इतनी तो देश की सेना नहीं होती जितनी अमेरिका के सैनिक जापान के अंदर डिप्लॉय हो रखे हैं, लगभग 54,000 के आसपास है। और इसमें से आधे से ज्यादा ओकिनावा आइसलैंड के ऊपर रुके हुए हैं। 54,000 में से आधे से ज्यादा मतलब लगभग आप समझ लो कि 25,000 से ज्यादा अकेले ओकिनावा आइसलैंड में होते हैं। और ज्यादातर रेप और मर्डर की घटनाएं ओकिनावा के अंदर ही होती है। और ये पहली बार 1995 की मैं बार बार बात कर रहा हूं, 1995 में 12 साल की एक लड़की का रेप कर दिया गया था। उसके बाद में पहली बार इतनी बड़ी घटना और इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला है। ये 1995 का, मैं आपके लिए डिटेल भी लाया हूं, 1995 का ओकिनावा रेप इंसिडेंट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, 4 सितंबर 1995 को एक स्कूल की बच्ची जिसकी उम्र 12 साल थी, वो स्कूल पढ़ने जा रही थी और अमेरिका के, यूएस के 3 सोल्जर्स, ओकिनावा की ही ये घटना है, ओकिनावा रेप इंसिडेंट्स के नाम से जानते हैं। यूएस सर्विसमैन, है ना, एक तो सीमैन था, एक मरीन रॉबर्ट था और एक ट्रेंडेड लीडर था। इन तीनों ने उस 12 साल की बच्ची को पकड़ा, हाथ पैर बांधे, मुंह पे टेप वेप चिपकाए और उसका बलात्कार कर दिया, रेप कर दिया और उसका फिर मर्डर कर दिया। इस घटना के बाद 1995 में जापान में ओकिनावा के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था कि आपने जापान के अंदर अमेरिका की सेना को अलाउ कर रखा है और अमेरिका की सेना इतना ज्यादा बड़ा अत्याचार करती है, इतना ज्यादा बड़े पैमाने पर मर्डर करती है, यहां पर रेप करती है बच्चियों का, आए दिन गुंडागर्दी करती है, चोरी चकारी करती है, बहुत ज्यादा बुरी हालात है। हमें यहां से देखने को यह दिखता है कि यूएसए जापान को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा वो वहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस करता है, इस बात को भी आप नकार नहीं सकते हैं। तो ये 1995 की घटना है। 12 साल की एक स्कूल की बच्ची का 3 मिलिट्री पर्सनल्स ने, अमेरिका के मिलिट्री पर्सनल्स ने ओकिनावा के अंदर रेप कर दिया था। इसके अलावा मैं आपको एक रिपोर्ट और बताता हूं, 1972 से लेकर 2009 के बीच में 5,634 क्राइम किए हैं अमेरिका की सेना ने। कहां पे? जापान के अंदर। जापान के अंदर अमेरिका की आर्मी ने, अमेरिका की नेवी ने, अमेरिका की एयरफोर्स, जो वहां पर जवान डिप्लॉय हैं, उन्होंने 5,634 से ज्यादा ऑफेंसेस किए हैं। इसमें से 25 तो मर्डर है,
385 बर्गलर है, मारसेंध मतलब घर में घुस जाते हैं, चोरी चकारी करते हैं। 25 से ज्यादा मकानों को जला दिया गया है, रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, मकान को जला के चले गए हैं। 127 से ज्यादा रेप हैं। 306 एजल्ट है, छोटी मोटी जो आपस में घटनाएं होती हैं गुंडागर्दी टाइप की या लड़ाई झगड़े वाली, और 2827 चोरियों की घटनाएं हैं। तो 1972 से लेकर 2009 के बीच में 5634 से ज्यादा क्राइम है। इसमें रेप भी है, इसमें मर्डर भी है, इसमें चोरी भी है, इसमें घर को या मकानों को जलाना भी है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो देखने को मिलती है। और इसमें सबसे वर्स्ट पार्ट, सबसे जो खतरनाक या दर्दनाक घटना जो देखने को मिलती है, बार बार इस घटना का नाम आपके सामने आ रहा है। 12 वर्ष की एक बच्ची का रेप कर दिया गया था। अभी मैं आपको बता रहा था ओकिनावा का रेप इंसिडेंस 4 सितंबर 1995 में अमेरिका की यूएस की मिलिट्री के 3 जवानों ने रेप कर दिया था और इसका मर्डर कर दिया था रेप कर कर। उस टाइम पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था। अब हम कुछ चीजों को और समझते हैं। जापान के अंदर 8 से 9 बड़े बेस है अमेरिका के। अमेरिका के 8 से 9 बड़े बेस आपको जापान में मिल जाएंगे, ये इनके नाम है। और 85 से ज्यादा फैसिलिटी यहां पर मौजूद है। छोटे मोटे अगर फैसिलिटी या बेसिस की बात करें तो 85 से ज्यादा छोटी मोटी वहां पर साइट्स है। और टोटल एरिया मिला दे तो 77,000 एकड़, जापान के टोटल एरिया का 77,000 एकड़ एरिया तो अमेरिका को बेस बनाने के लिए जापान ने दे रखा है। और 8 से 9 बड़े बेस मिल जाएंगे। और अगर टोटल फैसिलिटी की छोटी मोटी मिला के सभी की बात कर ली जाए तो 85 से ज्यादा फैसिलिटी यहां पर आपको मिल जाएगी। एक और मैप आपको दिखाना चाहता हूं, ये जापान का मैप है। जापान का मैप आप जानते हैं। और जापान के अंदर 8 बड़े राज्य हैं। 8 बड़े राज्य आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बड़े राज्य मान लो। और टोटल जिलों की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 47 डिस्ट्रिक्ट है जापान के अंदर। ठीक है, हर एक स्टेट का नाम लिख रखा है और उस स्टेट के अंदर जितने जिले हैं उनकी यहां पर जानकारी दी गई है। बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। सबसे नीचे जो 47 नंबर का जिला है, इधर भी आपको एक आइसलैंड दिख रहा होगा और इधर भी छोटा सा एक आइलैंड आपको दिख रहा होगा। इसी का नाम है ओकिनावा। और ये कौन से स्टेट में पड़ता है? ये पड़ता है खुशियो नाम का एक स्टेट है, राज्य है। ये जो आपको एक कलर दिख रहा है रेड कलर का, इसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है जिसका नाम है ओकिनावा। इस ओकिनावा के अंदर जो वर्तमान में जापान के अंदर अमेरिका के 54,000 से ज्यादा सैनिक है, इसमें से लगभग 25,000 के आसपास आधे सैनिक इस ओकिनावा में पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि ये ट्रेड रूट है। इधर तो साउथ चाइना सी आ जाता, आपको पता है चाइना का खतरा है, और इधर फिर एक ट्रेड रूट है। इसको मेंटेन करने के लिए आसपास के छोटे मोटे देशों को चाइना डराता धमकाता रहता है, उनको सही तरीके से चलाने के लिए यहां पर आधे से ज्यादा मिलिट्री अमेरिका ने यहां पर पटक रखी है। तो यह आपको थोड़ा मैप के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। SOF का अभी मैंने आपको एक बच्ची ने एक पोस्ट लगा रखा था, उसमें आपको बताया था SOF। इसका मतलब होता है स्टेटस ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट। स्टेटस ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और इसका मतलब यह कि अगर कोई छोटा देश है और उसको किसी बड़े देश से खतरा है तो उस स्थिति में वो छोटा देश किसी बड़े देश की आर्मी को अपने देश में अलाउ कर सकता है, रख सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। SOFA स्टेटस ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट का मतलब मैं सिंपल बता रहा हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इसकी शुरुआत की गई। और इसका मतलब यह था कि कोई छोटा देश है और अगर उसको किसी बड़े देश की मिलिट्री से या उससे खतरा है तो वो छोटा देश किसी बड़े देश की मिलिट्री को या आर्मी को अलाउ कर सकता है, अपने देश में रख सकता है, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके उस बड़ी ताकत से, उस बड़े देश से। और 1951 में स्टार्ट हो गया है। और बहुत सारे ऐसे देश आपको मिलेंगे जिनके बेस आपको अदर कंट्रीज में मिल जाएंगे उस कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे आपको यूनाइटेड स्टेट्स के बेस तो पूरी दुनिया में मिल ही जाएंगे, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, रशिया, जापान, स्पेन, ये ऐसे देश हैं इनके खुद के बेस अन्य पूरी दुनिया में पाए जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, किस मकसद से? सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, उस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जापान और अमेरिका के बीच में जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ उसके बारे में। इसका नाम है यूएस जापान सिक्योरिटी ट्रीटी बोल सकते हैं, या सिक्योरिटी ट्रीटी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। ये वो ट्रीटी है जो 8 सितंबर 1951 में की गई थी। अब इस ट्रीटी के 2 ड्रॉबैक है। 2 ड्रॉबैक
कौन कौन से? पहला ड्रॉबैक तो यह है कि जब भी यूएस की मिलिट्री को खतरा लगेगा कि जापान खतरे में है, जापान के ऊपर अटैक हुआ है, तो बिना जापान की गवर्नमेंट से पूछे, बिना जापान की सरकार से पूछे वो उस देश के ऊपर अटैक कर देगा, डायरेक्ट हमला बोल देगा। और इसको तोड़ने का, इसके टाइम पीरियड की भी कोई भी चर्चा नहीं थी। तो बाद में प्रोटेस्ट होने लगेगा कि ये तो बहुत ही गलत समझौता है, हम चाहते नहीं लड़ना और यूएस की आर्मी लड़ने झगड़ने पड़ जाए, उल्टा हमें ले मरे इसके चक्कर में, और इसमें कोई टाइम पीरियड का भी लेना देना नहीं है। आखिर कब तक ये टीटी चलेगी? अगर हम नहीं रहना चाहते हैं, हम संधि नहीं करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उसका क्या प्रावधान है? तो उसके बाद में फिर एक एडवांस वर्जन बनाया गया 1960 के आसपास। 19 जून 1960 में एक ट्रीटी साइन की जाती है। इसके अंदर दोनों बातों की चर्चा थी, अभी मैंने आपको बताई थी। इसमें दोनों बातों की चर्चा यह थी कि जब भी ऐसा खतरा आएगा जापान के ऊपर, तो जापान की सरकार चाहेगी तभी यूएस की मिलिट्री एक्शन लेगी। जब जापान की सरकार बोले कि हां जापान के ऊपर वाकई खतरा है, अब आप एक्शन ले सकते हैं, तो जब जापान की सरकार चाहेगी तभी अमेरिका की जो आर्मी जापान के अंदर है वो एक्शन लेगी, वो एक्शन मोड में आएगी, जापान को डिफेंड करेगी। ये बात लिख दी गई। दूसरा, इसका टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया गया 10 साल। 10 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया है और 10 साल के बाद कोई भी पार्टी, जापान चाहे तो जापान इसको तोड़ सकता है, अमेरिका चाहे तो अमेरिका इसको तोड़ सकता है, लेकिन 1 साल का आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो जो दोनों बड़े ड्रॉबैक थे उनको पूरा कर दिया गया है, अभी जो मैं आपको बता रहा था। तो पहला समझौता तो 8 सितंबर 1951 को हुआ था और इसका जो एडवांस वर्जन है, इसकी एक्सपायरेशन की डेट है 23 जून 1960 और इसको फिर रिप्लेस कर दिया गया। नया कानून आ गया 1960 में और इसके माध्यम से जापान की सरकार जब चाहेगी तभी यूएस की आर्मी एक्शन लेगी, डिफेंड करेगी जापान को। दूसरा, 10 साल का टाइम पीरियड कब का पूरा हो चुका है, अब जब भी जापान चाहे तो इसको तोड़ सकता है, अमेरिका चाहे तो इसको तोड़ सकता है। इस बात की भी इसमें चर्चा कर ली गई थी। अगर आप ये देखोगे वर्ल्ड इंडेक्स, कौन सा देश कितना पावरफुल है, तो सबसे पावर अमेरिका के पास एक्टिव और रिजर्व दोनों मिलाकर, एक्टिव और रिजर्व पर्सनल टोटल 21 लाख के आसपास है। रशिया के आसपास 35 लाख के आसपास है। चाइना के पास 31 लाख के आसपास है और भारत के पास 51 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। भारत के पास एक्टिव पर्सनल और रिजर्व पर्सनल दोनों को यदि मिला लिया जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बनती है भारत की। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आर्मी पर्सनल्स भारत के पास है, एक्टिव और रिजर्व को मिला लिया जाए। फिर जब हम अकेले एक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव के मामले में हमारी आर्मी फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है। ठीक है, इसके बाद में जापान को देखो जरा। जापान की आर्मी है 3,28,000 के आसपास। तो जापान की आर्मी इस वक्त 3,28,000 के आसपास है और सबसे बड़ा खतरा इस पे चाइना है, क्योंकि चाइना के पास 31 लाख की सेना है। कहां 3 लाख की सेना, कहां 31 लाख की सेना। और चाइना हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में चाइना के अंदर जो जापान ने गदड़ मचाई थी, चाइना को जो नुकसान पहुंचाया था, उसका कैसे भी करके बदला लिया जाए। तो वैसे तो 7वें नंबर पे आता है, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में बहुत ही कम सेना है। इस वजह से सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर रखा था यूएस ने और जापान ने, दोनों ने मिलकर। ठीक है, अब इस बात को हम समझना चाहेंगे। यहां पर आपको मैंने पहली बार ये पोस्टर भी दिखाया था, आई एम ए यूएस मिलिट्री रेप सर्वाइवर, चेंज द स्टेटस ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट। चेंज द स्टेटस ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। इस बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक समय हुआ करता था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब जापान की आर्मी इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी, जापान की आर्मी इतनी पावरफुल हुआ करती थी कि पूरे के पूरे चाइना पर कब्जा था, पूरे के पूरे कोरिया के ऊपर कब्जा था, आधे वियतनाम के ऊपर कब्जा था, इतने बड़े एरिया को अपने कब्जे में ले रखा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 3 देश एक तरफ थे, जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ लड़ रहे थे, जिनको धुरी राष्ट्र कहा गया, जिनको एक्सिस कंट्रीज कहा गया। और पूरी दुनिया के देश एक तरफ थे, जिनको मित्र राष्ट्र कहा गया, एलाइड कंट्रीज कहा गया। तो जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ से लड़ रहे थे, इतनी भारी सेना हुआ करती थी। और जापान की सेना की एक डार्क हिस्ट्री रही है, बहुत ही काला इतिहास रहा है। जापान की सेना चाइना से, कोरिया से, इन देशों से जो महिलाएं और बच्चियां होती थी उनको जापान में ले आते थे और इनको कंफर्ट वुमन पे अपने पास रखा करते थे। बहुत सारे ब्रोथल्स खोले गए, है ना, जिनको आप नॉर्मल भाषा में ब्रोथल्स कहते हैं, मैं हिंदी में नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए होंगे। 80,000 से ज्यादा महिलाओं का रेप कर दिया था जापान की सेना ने। इसके अलावा 4 लाख से ज्यादा महिलाओं को ब्रोथल्स में डाल दिया गया था। इनको मजबूर किया गया वो बनने के लिए, ऐसी महिलाएं बनने के लिए, प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए 4 लाख से ज्यादा महिलाओं को मजबूर किया गया। और 80 लाख से लेकर 1 लाख के बीच में जापान की आर्मी ने महिलाओं का रेप किया था। उस टाइम पीरियड की बात है। तो जापान का बहुत ही डार्क हिस्ट्री रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वो मैं आपको शायद बताना नहीं चाहता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे जापान पूरी दुनिया के लिए खतरा बना था। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद में मित्र राष्ट्रों ने जापान को कहा कि आप विश्व
शांति के लिए खतरा हो। भविष्य में आप विश्व शांति के लिए खतरा नहीं बनोगे, सैन्यवाद और विस्तारवाद को कम करोगे और इस बात को कभी दोहराया नहीं जाएगा। आप अपनी मिलिट्री को या सेना को कम रखोगे, कंट्रोल वे में रखोगे। बस यही इस बात की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जापान अपनी आर्मी को हमेशा कंट्रोल करके रखता है, कम रखता है, क्योंकि जापान का संविधान ही कुछ इस प्रकार बना हुआ है। जापान के अंदर राजनीतिक सुधार करने के लिए, सामाजिक सुधार करने के लिए, विस्तारवाद या सैन्यवाद की नीति को घटाने के लिए और जापान वापस से विश्व शांति के लिए खतरा ना बने, तो इसका संविधान कुछ इस प्रकार बना हुआ है कि वो ज्यादा आर्मी, ज्यादा सेना रखेगा ही नहीं। लेकिन चाइना के खतरे को देखते हुए अब हम ये देखेंगे जापान की मजबूरी क्या है। क्या मजबूरी है कि यूएस की आर्मी को रखना पड़ रहा है? चीन का बढ़ता खतरा, चीन को डिफेंड करने के लिए अमेरिका का होना जरूरी है। जापान को खुद की सेना को कम रखना पड़ रहा है। इसके अलावा जापान के लोग सेना में जाना नहीं चाहते हैं। जापान के लोग सेना में बिल्कुल जाना नहीं चाहते हैं। इनकी मेंटलिटी बहुत बेकार है। ना ही शादीवादी करना चाहते हैं, ना ही बच्चे पैदा करना चाहते हैं। बर्थ रेट बहुत ही कम है। जब इनसे पूछते हो आर्मी में क्यों नहीं जाना चाहते हो, तो ये कहते हैं कि आर्मी के अंदर छुट्टी नहीं मिलती है, आर्मी में कुछ भी नहीं है, सारे दिन घर से बाहर रहना पड़ता है, तो हम आर्मी में जाना नहीं चाहते। टेक्नोलॉजी इतनी भी एडवांस नहीं होनी चाहिए कि आप शादी नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी में पूरे होते हैं। जापान के जो लोग हैं ना, ऐसी जॉब ढूंढते हैं जिनको इनको कंफर्ट महसूस हो, आराम महसूस हो, कंफर्ट महसूस हो, आराम महसूस हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, कोई दिक्कत ना आए। तो रिक्रूटमेंट जापान में बहुत ही कम है, सेना में बहुत ही कम लोग जाना चाहते हैं। नो प्राउड एट ऑल, जापान स्ट्रगल टू रिक्रूट फॉर सेल्फ डिफेंस फोर्सेज। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेज अपने देश को इंटरनली डिफेंड करने के लिए भी वहां पर लोग उस सेना में या आर्मी में नहीं जाना चाहते हैं। इंटरनल डिफेंस आर्मी बनाने के लिए, दूर से बाहर जाने के लिए तो, लड़ने के लिए तो अलग आर्मी है, इंटरनल आर्मी में जाने के लिए भी लोग मना करते हैं। तो चीन का बढ़ता खतरा, खुद की आर्मी कम है, यहाँ के लोग आर्मी में जाना नहीं चाहते हैं। बर्थ रेट बहुत ही कम है, बुढ़ों की संख्या बढ़ती जा रही है, शादी ब्याह से विश्वास उठ चुका है। इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट आर्मी में बहुत होता है। सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा डर तो जापान के लोगों को यह है कि अगर आर्मी में वगैरह में जाएंगे तो जापान के खुद के लोग भी वहां पर रेप या मर्डर करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, और यूएस की मिलिट्री भी वहां पर सेक्सुअल हरासमेंट या वहां पर रेप या मर्डर वगैरह कर देती है। जापान के लोगों को आराम की जिंदगी चाहिए। अब जापान को क्या करना है? जापान को चाहिए कल्चरल रेवोल्यूशन। यहां पर लोगों को समझना पड़ेगा, शादी ब्याह करना पड़ेगा, और ये 1-2 दिन का काम है। इसमें डिकेड लग सकती है, 10-15 साल का, 20 साल का समय लग सकता है। एक दिन में ये नहीं होगा, हथलटी में सरसू नहीं होगी। तो जापान में कल्चरल रेवोल्यूशन की जरूरत है। जापान के अंदर पेट्रियोटिज्म की भावना की जरूरत है, देशभक्ति की भावना की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी जापान की जनता को, तभी यह संभव हो पाएगा, वरना धीरे धीरे खतरा बढ़ता जाएगा। आखिर कब तक आप यूएस की मिलिट्री को अपने देशों में रखोगे और वो आपकी जनता का रेप करती जाएगी, मर्डर करती जाएगी। मैंने जो आपको घटनाएं बताई हैं बहुत ही डार्क हिस्ट्री है। वर्तमान में हमें ऐसा लगता है कि अमेरिका जापान को डिफेंड कर रहा है, वो अलग बात है कि जापान को डिफेंड कर रहा है, लेकिन अगर एक भी बच्ची का, महिला का रेप होता है जापान के अंदर, मतलब ये यूएस की आर्मी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और एक स्टेटमेंट में तो जापान की जनता ने यह भी बोला कि हम कभी नहीं गए, मतलब जापान के लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग कभी नहीं गए अमेरिका में उनकी बच्चियों का रेप करने के लिए, तो वो हमारे देश में हमारी बच्चियों का रेप करने के लिए क्यों आए हैं? बहुत सारे स्टेटमेंट देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।